अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोग का इस्तकबाल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश पे कोशिश करते जा रहे हैं इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा कोशिशों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ बच्चों, कल हमारी बात हुई थी स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन में। ठीक है ना, मैंने इस 2 दिन पहले आप लोगों को सजेशन दिया था कि आप लोगों को करना क्या है। आपको आपके एग्जाम के 3 घंटों का डिवीजन करना है। याद आ रहा है आपको? 1 2 3 इसका पेपर का रिवीजन और यहाँ पर रिव्यू। ये 2 काम करने के लिए मैंने कहा था। कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है? कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किया है? ओके। और अब बच्चों, ये एक दिन से नहीं होने वाला। बार बार बोल रहा हूँ, आपके अपने दिमाग की साइकोलॉजी को एग्जाम हॉल में बनाने के लिए आपको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में जाने के बाद 15 मिनट में आप पूरा पेपर चेक करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कौन कौन से सवालात हैं, कौन से सवालात ऐसे हैं जिनके आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, उनके आपको टिक करते जाना है। जो भी आप कर सकते हैं वहां पर उस पेपर पे डॉट वगैरह या छोटा सा सिंबल, बहुत छोटा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस तरह का सिंबल आपको वहां करना है। फिर उसके बाद वो 15 मिनट जैसे होंगे तो आप आपका पेपर स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले बायोलॉजी पे जाएंगे। अगर आपका जूलॉजी अच्छा है तो जूलॉजी से स्टार्ट करिए। आपका बॉटनी अच्छा है तो बॉटनी से स्टार्ट करिए। ठीक है। हैवानात की स्टडी अगर आपकी अच्छी है तो हैवानियात से स्टार्ट करिए। नबातात की स्टडी अच्छी है तो नबातात से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, और आखिर में आपके पास 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तो भी आपके पास इतना बचना चाहिए कि आप क्या कर सके कि आपने जो आंसर जहां पर टिक करना चाहिए था वही किया या कहीं और कर दिया। ये जो होता है, ये बहुत सबसे बड़ा एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सर्कल जब बच्चे करते हैं तो फास्ट करने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, सर्कल गलत जगह पे कर देते हैं। अगर आप सर्कल गलत जगह करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, और एक आंसर गलत मतलब 1 मार्क कम जो मिला था उसमें से भी गया। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ये प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो एग्जाम हॉल आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है। नाउ, अगर जीनत के अल्फाज जीनत को याद दिलाना चाहिए कि भाई जो लोग लेट आए उनके लिए, हाँ, ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको क्या करना है, आपके घंटे डिवाइड करना है 1 2 3, और इसमें से 1 आवर में जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो इस 1 घंटे का आपको 15 मिनट में डालना है, रिव्यू में डालना है। रिव्यू का मतलब एक नजर जायजा। एक नजर में क्या करना है आपको, जायजा लेना है। और आखिरी का जो 3rd घंटा रहेगा उसका 15 मिनट, उसका 15 मिनट में भी आपको क्या करना है, जायजा। अब ये जायजे में और इस जायजे में फर्क क्या है, तो इसमें ये देखना है कि आपको कौन कौन से सवालात आसानी से आते हैं, उन सबके ऊपर टिक कर देना है। और फिर एकदम से पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो पहले उनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद थोड़े हार्ड, उसके बाद थोड़े हार्ड, इस तरह से। और आखिर में आपने जितना भी पेपर सॉल्व किया तो आपने उसकी मार्किंग प्रॉपर की, आपने रोल नंबर बराबर से पुट किया, ये सारी चीजें देखना है। तो ये 3 घंटों को इस तरह से आपको, पहले 15 मिनट में और बाद के 15 मिनट में, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका आधा घंटा और कम हो गया। अभी आपके पास सिर्फ कितना बचा है, 2.5 घंटा। लेकिन अगर आप इस उसूल के थ्रू जाते हैं तो ये 2.5 घंटे भी आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे। मतलब मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप आधा घंटा पहले पेपर देकर बाहर आ सकते हैं, अगर आप डेली इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तब। ठीक है ना? तो ये बात दोबारा, जो लोग लेट आए थे उनके लिए मैंने दोबारा रिमाइंड कर दिया हो ताकि उनको दिक्कत ना रहे। ठीक है ना? हाँ बच्चों, कल हमने बात किए थे
कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या किया था कि ऐसी वैरायटीज जिनका हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग, जिनका मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, या जिनका हमको सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है, लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के फूड्स का हमने कल डिस्कशन किया था। तो हमने राइस और व्हीट के अंदर देखा, तो हमने कहा कि IR8 और टाइचोंग नेटिव वन जो ताइवान से लाया गया था, इनको हिंदुस्तान में लाके इनको ग्रो किया गया। दूसरा फिर हमने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर खुद जया और रत्ना, ये दो वैरायटीज का इस्तेमाल किया गया और उनकी ग्रोथ की गई ना बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये था व्हीट का और राइस के मामले में। अब एक है हमारे पास जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है शुगर, गन्ना। वो क्या है? शुगर है, गन्ना है। वो क्या है? शुगर है, जिसको हम कहते हैं गन्ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो हिंदुस्तान है हमारा, या जिसको हम कहेंगे कि जो भारत है, इंडिया है, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करिए। एक हिस्सा है जिसको कहते हैं हम नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया, और दूसरा है जिसको हम कहेंगे साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक वैरायटी है गन्ने की, नॉर्थ इंडिया में गन्ने की एक वैरायटी है जिसको कहा जाता है सैकरम बारबेरी। ये जो सैकरम बारबेरी है, इसकी खास बात क्या है? एक तो इसकी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। पहली बात कि इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर शुगर की मिकदार कम होती है। इसके अंदर शुगर की मिकदार कम होती है, बट और दूसरा ये है कि इसकी पैदावार भी कम है। ठीक है, एक। दूसरा, इसका फायदा क्या है? ये हम ये कहेंगे कि इसका डिसएडवांटेज है और इसका ये एडवांटेज है। ठीक है, ये नुकसान ही है, फायदा है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये बीमारी के मुकाबले मुदाफियत मुदाफियती निज़ाम मजबूत, इसका जो मुदाफियती निज़ाम है वो कैसा है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसी जगह पे दूसरी साउथ इंडिया के अंदर एक वैरायटी है जिसका नाम है सैकरम, सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ऑफिसिनेरम। ये जो वैरायटी है, इसकी भी इसी तरह से हम बात करेंगे कि इसका डिसएडवांटेज और इसका एडवांटेज। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर शुगर या शक्कर की मिकदार ज्यादा है और इसकी पैदावार भी ज्यादा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका जो मुदाफियती निजाम है, मुदाफियती निजाम है, ये कमजोर है। इसका जो मुदाफियती निजाम है वो कैसा है? कमजोर है। इसलिए इसको बीमारियां हो जाती है और नतीजे में तो ये कंडीशन में पैदावार नहीं हो रही, इस कंडीशन में भी पैदावार नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बीमारी की वजह से ये खराब हो जाती है और ये ऑलरेडी इसकी शक्कर कम होती है और पैदावार कम होती है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने इन दोनों भी वैरायटी को क्रॉस करवाया। इन दोनों भी वैरायटी को क्या करवाया? क्रॉस करवाया और एक नई नई वैरायटी बनाया। उसका नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम। यानी सेम यही वैरायटी है, सैकरम ऑफिसिनेरम, लेकिन ये वैरायटी कौन सी है? ये क्रॉस करके बनाई हुई है। यानी ये वैरायटी जो है, ये वैरायटी कैसी है? हाइब्रिड। या हम ये कहेंगे कि ये जो वैरायटी बनाई गई है, ये वैरायटी किसके जरिए बनाई गई है?
तो ये वैरायटी बनाई गई है बाय प्लांट ब्रीडिंग। कौन से मेथड के थ्रू बनाई गई है? प्लांट ब्रीडिंग। जिसकी वजह से ये है कि अब हमारे पास जो गन्ना है या जो शुगर है उसका प्रोडक्शन अब हमारे पास ज्यादा होता है। अब इसके पास क्या आ गया? इसके पास यहाँ से शक्कर की मिकदार ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले जीन डीएनए आ गए या सलाहियत आ गई, और इसके पास से क्या आ गया? बीमारी से मुकाबला करने वाली सलाहियत। तो इस तरह से एक नई वैरायटी बनी, और इस नई वैरायटी से हमको क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, हम हमारी सारी जरूरतें क्या कर पा रहे हैं? पूरी कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? ना इसी तरह से हमारे पास एक और है जिनको कहा जाता है मिलेट। ये एक पूरा ग्रुप है मिलेट, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, जिसके अंदर कौन कौन आता है? ज्वार आती है, जिसके अंदर बाजरा आता है, और मक्का आता है। ज्वार, बाजरा और मक्का। तो ये जो तीनों भी वैरायटी मिलेट है, और इनको पानी चाहिए। अब अगर ऐसी जगह पे जहां पर पानी कम हो तो इनको कैसा ग्रो करेंगे? तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट किया गया वो डेवलप किया गया ड्राउट रेजिस्टेंस। कौन सा पावर? ड्राउट रेजिस्टेंस। ड्राउट रेजिस्टेंस का मतलब है कम पानी में नमू और अफजाइश। ठीक है, तो इस तरह से मिलेट, ज्वार, बाजरा, मक्का को भी क्या बनाया गया? ड्राउट रेजिस्टेंस, यानी ये कम पानी में या पानी के दबाव में भी ये क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो याद रखना, ये मिलेट ग्रुप है, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग का जब हमने कल स्टडी किया तो उसके अंदर 3 एग्जांपल, व्हीट, राइस और गन्ना और ज्वार एंड बाजरा, ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखना है। ना बच्चों, अब एक और बात कर रहे हैं, वो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। हम यहां पर क्या करने वाले हैं? बीमारी से मुदाफियत, बीमारी से मुदाफियत के लिए प्लांट ब्रीडिंग। हमने पहले जो किया वो हाई यील्ड के लिए किया था, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए किया था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बीमारी से मुदाफियत के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमको मालूम है कि हमारे पास बहुत सारी जो फसलें हैं, वो फसलें और उनकी पैदावार, यानी फसल यानी पौधा, प्लांट, और फिर उनसे जो बनने वाली वो सारी चीजें वो बर्बाद हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया, या हम कहेंगे फंजाई, या हम कहेंगे वायरस। तो इनके अटैक की वजह से क्या होता है? इनके अटैक की वजह से या इनके हमले की वजह से हमारे पास ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारी जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। इवन दो कि हमारे पास आज भी हम
फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका नुकसान क्या है? इनका नुकसान ये है कि हमको इनका मतलब कंट्रोल मैनर में, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड मैनर में, बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ हमको पेस्टिसाइड को छिड़कना पड़ता है, फंगीसाइड को छिड़कना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे पास जो पैदावार है वो क्या होती है? कम होती है। जो पैदावार है उसके बावजूद भी हमारे पास क्या होती है? कम होती है। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए कि हम इस फसलों को बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, फंगाई के अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में मुदाफियती निजाम ऐसा करेंगे कि ये उनका अपने अंदर मुदाफियती निजाम हो। मतलब हमको दोबारा फंगीसाइड या पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत ना पड़े। जब भी कोई उसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह आए तो वो खुद ही वहां पर उसके पास इतनी ताकत हो कि वो उसको क्या कर दे? किल कर दे। जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में पढ़ा, या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के केस में भी हम लोगों ने ये बात को रिमाइंड किया। तो बात यहाँ पर सिंपल सी इतनी है कि अगेन दोबारा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो बातें हमने पढ़ी थी वो न्यू टेक्नोलॉजी आज की दुनिया की। लेकिन आज से पहले जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज होती थी तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग किया जाता था। दो अलग अलग अच्छी वैरायटीज को सेलेक्ट करते थे और उनके बीच में क्या करते थे? क्रॉस करते थे। तो वो प्रोसीजर की आज हम बात कर रहे हैं। तो आपने एक पर्सपेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, एक पर्सपेक्टिव माइक्रोब्स पढ़ा, अब दूसरा पर्सपेक्टिव जो ट्रेडिशनल है वो आज हम देख रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो अब इन प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग वैरायटीज बनाई गई है। प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग वैरायटीज बनाई गई है। अब हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन इस तरह का नहीं करेंगे कि क्या टेक्निक इस्तेमाल हुई। सिर्फ हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जिनकी अलग अलग वैरायटी बनाई गई है और जो अलग अलग बीमारियों के अगेंस्ट में क्या करते हैं? रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम वीट, या जिसको हम क्या कहते हैं? गेहूं। बेटा जो भी ऑनलाइन है, जिसका भी माइक चालू है, अदीबा, ना तो हम बात कर रहे हैं वीट। वीट की एक वैरायटी है जिसका नाम है हिमगिरी। क्या नाम है उसका? हिमगिरी। यानी ये हिमगिरी वैरायटी बनाई गई है डिजीज के अगेंस्ट में। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बीमारी होती है जिसको कहा जाता है लीफ एंड कर्ल, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट। तो इस बीमारी के अगेंस्ट में, इस बीमारी के अगेंस्ट में एक वैरायटी बनाई गई है किसकी? गेहूं की। और उस वैरायटी का नाम क्या है? हिमगिरी। क्या नाम है उसका? हिमगिरी। इसी तरह से एक और बीमारी ये लड़का है, वो है हिलबर्ट। क्या है? हिलबर्ट। हिलबर्ट और लीफ स्ट्रिप रस्ट डिसीज, तो ये गेहूं के अंदर बनाया गया। इसी तरह से ब्रासिका, सरसों। सरसों के अंदर दो वैरायटी बनाई गई है। एक पूसा स्वार्निंग, पूसा स्वार्निंग। पूसा स्वार्निंग, उसी को दूसरा नाम है, उसी का दूसरा नाम है करण रॉय। उसी का दूसरा नाम क्या है? करण रॉय। ये जो वैरायटी है ब्रासिका की, सरसों की, ये जो डिजीज से फाइट करती है उसका नाम है व्हाइट रस्ट। क्या नाम है? व्हाइट रस्ट। रस्ट जंग, जंग जिस तरह से आया था ना, जंग की तरह ये इसके ऊपर क्या दिखते हैं?
स्ट्रक्चर दिखते हैं लेकिन वो व्हाइट पैचेस होती है, तो उसको कहा जाता है व्हाइट रस्ट डिजीज। फिर इसी तरह से एक और है कॉलीफ्लावर। गोभी, कॉलीफ्लावर गोभी, इसमें जो बना हुआ है उसका नाम है पूसा शुभ्रा। पूसा शुभ्रा और दूसरा पूसा स्नोबॉल। पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवल, ये दो वैरायटी बनाई गई है। लास्ट एग्जाम में इस पे सवाल पूछा गया है बच्चों, इसको याद रखिए। पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल पूछा गया था कि कॉलीफ्लावर या गोभी की वैरायटीज मुदाफियाती निजाम या डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, तो इसको याद रखना है सिंपल, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल। तो ये जो करती है ये ब्लैक रूट, ये जो बीमारी के अगेंस्ट में लड़ती है वो क्या है, ब्लैक रोट, ब्लैक रोट डिजीज। कौन सी है, ब्लैक रोट डिजीज। और दूसरी है कर्ल ब्लाइट, ब्लैक कर्ल ब्लैक कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट डिजीज। इसके अगेंस्ट में क्या करती है, मुदाफियाती निजाम मजबूत करती है। इसी तरह से एक और नाम है, इसको भी याद रखिए, कॉफी। जो मुंह बीज होते हैं गवार की जो फली होती है, गवार की फली के जो बीज होते हैं उनको कहा जाता है कॉफी। इन कॉफी के ऊपर जो नई वैरायटी बनाई वाली है उसका नाम है पूसा कोमल। नई वैरायटी का नाम क्या है, जो डिजीज रेजिस्टेंस है उसका नाम है पूसा कोमल। और इसके ऊपर जो डिजीज होती थी वो थी बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या नाम था उसका, बैक्टीरियल ब्लाइट। और इसी तरह से एक है चिल्ली यानी मिर्च। मिर्च के लिए जो वैरायटी बनाई गई है उसमें पूसा सदाबहार। क्या नाम है उसका, पूसा सदाबहार। और जिस बीमारी के अगेंस्ट में ये है तो उसमें एक है चिल्ली मोज़ैक वायरस। चिल्ली मोज़ैक वायरस, एक तो ये वायरस के अगेंस्ट में मुदाफियाती निजाम है। तो दूसरा है टोबैको मोज़ैक वायरस। और एक और है जिसको कहा जाता है लीफ कर। क्या हो जाते हैं, लीफ कर। लीफ क्या हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि बच्चों ये टेबल है, इस पूरे टेबल को आपको याद रखना है। इस पूरे टेबल के अंदर जी लोबिया भी कहते हैं। हाँ तो बच्चों ये याद रखिए कि ये बीमारी से मुदाफियत के लिए प्लांट ब्रीडिंग, मतलब यहाँ पर क्या किया गया होगा, अगर फॉर एग्जांपल गेहूं की बात करें या सरसों ब्रासिका की या गोभी की, तो इनमें से पहले क्या किया गया होगा, सारे वैरायटीज को सेलेक्ट करे होंगे और स्पेशली जंगली वैरायटी, वो वैरायटी जिसके अंदर मुदाफियती निजाम अच्छा है, वो वैरायटी जिसके
जो वायरसेस के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म करती है उनको पहले सेलेक्ट किया गया होगा, और फिर ऐसी वैरायटी जिनके अंदर मुदाफियती निजाम नहीं है उनके साथ उनको क्या कराएंगे, क्रॉस। उसके बाद उनसे जो नई जनरेशन आई होगी तो उनको इस्तेमाल किया गया, और उनके ये नाम है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, टेबल बना के रखिए अपने पास इसका, घर में चार्ट लगा के ना। बच्चों, मुदाफियती निजाम के लिए ये तो एक मेथड था जिसमें प्लान ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक और मेथड है जिसके लिए मुदाफियती निजाम को डेवलप किया जाता है, और वो है म्यूटेशन। वो प्रोसीजर क्या है, म्यूटेशन। आपको याद होगा म्यूटेशन क्या होता है, तो हमने कहा कि ऐसा अमल जिसके जरिए डीएनए डीएनए की तरतीब, डीएनए की तरतीब, या जिसको मैं कह रहा हूं सीक्वेंस, तरतीब में क्या किया जाता है, तरतीब में तब्दीली की जाती है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन का इस्तेमाल जब म्यूटेशन का इस्तेमाल प्लांट ब्रीडिंग के लिए किया जाए, जब म्यूटेशन का इस्तेमाल प्लांट ब्रीडिंग के लिए किया जाए तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है इसको, म्यूटेशन ब्रीडिंग। की म्यूटेशन के जरिए कुछ प्लांट के अंदर इस तरह के काम किए गए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नई तरीके से काम किया गया, तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। यहाँ पर दो तरह के म्यूटेशन ब्रीडिंग के पौधे बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल है मूंग। मूंग, या हम क्या कहते हैं उसको, मूंग बीन। मूंग बीन के अगेंस्ट में, मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन करवाया गया, और म्यूटेशन करवा के इसके अंदर मुदाफियती निजाम डेवलप किया गया, येलो मोज़ैक वायरस। कौन सा वायरस के अगेंस्ट में, येलो मोज़ैक वायरस के अगेंस्ट में, इसके मुखालिफ में इसके अंदर क्या पैदा किया गया, मुदाफियती निजाम। और दूसरी एक और बीमारी के अगेंस्ट में जिसको कहा जाता है पाउडरी मिल्ड येलो। तो इन दो बीमारियों के लिए इसके अंदर ये काम किया गया। इसी तरह से अगर एक और देखेंगे तो वो है भिंडी। भिंडी भिंडी के अंदर भी म्यूटेशन ब्रीडिंग के जरिए ये काम किया गया। और यहाँ पर स्पेशली याद रखिए कि जो भिंडी है इसको कहा जाता है परभनी क्रांति। क्या कहा जाता है इसको, परभनी क्रांति। यानी भिंडी जो थी उस भिंडी के अंदर क्या किया गया, म्यूटेशन किया गया, और उस म्यूटेशन की वजह से जो नई भिंडी आई उस भिंडी का नाम क्या है, परभनी क्रांति। और इसका बॉटनिकल नेम, इसका जो बॉटनिकल नेम है उसको याद रखिए, एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आपको याद रहना, एबेल मस्कस। एबेल मस्कस एस्टुडेंटस। एबेल मस्कस एस्टुडेंटस। तो ये जो वैरायटी है भिंडी की, ये भिंडी की वैरायटी, इसके अंदर जो मुदाफियती निजाम है, बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत है, वो किसके जरिए डेवलप की गई, म्यूटेशन ब्रीडिंग के जरिए। यानी इनके अंदर डीएनए को सीक्वेंस को क्या किया गया होगा, तब्दील किया गया होगा। और आपको मालूम है म्यूटेशन करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो म्यूटेशन करवाने के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे, या म्यूटेशन करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल मेथड्स। और एक और तरीका होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, जिसके अंदर वायरस या ट्रांसपोजोन इनका इस्तेमाल करके भी क्या करवाया जाता है, म्यूटेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि प्लांट ब्रीडिंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस के लिए क्या क्या किया गया, एक तो प्लांट ब्रीडिंग का खुद मेथड इस्तेमाल किया गया, दूसरा उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया, म्यूटेशन। इसलिए उसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग।
यहाँ पर देखिए कहा, एनसीईआरटी ने इस तरह से कहीं पर भी अभी मेंशन तो नहीं किया अलग अलग। जैसा अगर बात करें, अगर आपका एनसीईआरटी ने जो नई वैरायटी है, उस नई वैरायटी के अगेंस्ट, नई वैरायटी के लिए एनसीईआरटी ने इस तरह से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि ये बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया का है या ये वायरस का, ये फंगाई का है। अलबत्ता जो पुरानी बीमारियां थी उनको उसने मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पर कौन सा वाला प्रोसीजर इस्तेमाल होता है। तो उतना सा वर्क अगर आप लोग कर लेंगे तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। चार ही नाम है, वो चार नाम आप लिख लीजिए उसको। नाम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट। प्लांट ब्रीडिंग फॉर, मतलब ना बच्चों, आमतौर पे ये जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है, इनके अगेंस्ट में जो मुदाफे का निजाम होता है, तो प्लांट क्या करते हैं या जो पौधे हैं, इनके पास कुछ बचाव के तरीके हैं, अपने आप को बचा के रखने के कुछ तरीके हैं। तीन तरह के इनके पास तरीके हैं। कुछ तरीके हैं जिनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब हम ये कहेंगे कि उनके साफ्ती। कुछ मेथड होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोकेमिकल, यानी केमिकल। कीमियाई। तो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, और कुछ जगह उनके पास होते हैं फिजियोलॉजिकल। तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के जरिए क्या करते हैं, अपना बचाव करते हैं इंसेक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो फॉर एग्जांपल जो प्लांट होते हैं उनके पास होते हैं हेयर, यानी उनके पास क्या होते हैं, बाल होते हैं। जैसा हमारा मक्का है, अगर आपने मक्का का या जो भुट्टा होता है, कॉर्न होता है, अगर आपने उसको देखा होगा तो जब आप उसको छीलते हैं तो उसके अंदर से क्या दिखने को मिलता है आपको, हेयर्स। तो ये हेयर, ये बाल क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट उसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो हेयर उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वो बाल उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो तना, तो कुछ जगह पे तना जो होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। इसी तरह से कुछ जगह पे फिजियोलॉजी की बुनियाद पे और कीमिया की बुनियाद पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर बनाते हैं एस्पार्टिक एसिड। या वो क्या करते हैं, जैसे उनको समझ में आया कि कोई जानदार पे इंसेक्ट हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या आ गया, तो वो क्या कर देते हैं, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लेवल को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने आप का मुदाफियत करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिनके अंदर हमने क्या किए, हमने उनके अंदर क्रॉसिंग या प्लांट ब्रीडिंग का मेथड इस्तेमाल करके उनको क्या करवाया है, रेजिस्टेंट बनाया अगेंस्ट जो भी इंसेक्ट है उसके अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ब्रासिका, अगर बात करें ब्रासिका, तो ये जो ब्रासिका है इसके ऊपर, या इसकी जो नई वैरायटी है उसका नाम है पूसा गौरव। क्या नाम है उसका, पूसा गौरव। और ये जो वैरायटी है ये किसके अगेंस्ट में काम करती है, तो ये अगेंस्ट में काम करती है अफाइड। इसके अगेंस्ट में काम करती है अफाइड, के अगेंस्ट में काम करती है अफाइड। इनके अंदर नहीं जा सकता, ये अफाइड इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता।
इसी तरह से फ्लैट बीन, जो फ्लैट बीन होते हैं उन फ्लैट बीन के अंदर दो तरह की बनाए हैं, एक है पूसा सेम टू और दूसरा है पूसा सेम थ्री। ये दो वैरायटीज है, इनके नाम याद रखना है, पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री। तो ये जैसिड, अफाइड, जैसी एंड अफाइड, इनके अगेंस्ट में क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसी तरह से फ्लूइड बोरर, फ्लूइड बोरर मतलब ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, जो हमारे फल होते हैं उनके अंदर क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है फ्लूइड बोरर। और इसी तरह से ओकरा, भिंडी, भिंडी के अंदर जो वैरायटी बनाई गई है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, उसका नाम है पूसा स्वानी, पूसा स्वानी और पूसा ए फोर, पूसा ए फोर। और ये जो वैरायटीज है ये किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करती है, तो शूट एंड फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट में क्या करती है, ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो आपको इनके नाम भी याद रखना है, एग्जाम में इन पर सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से वैरायटीज है जो इनसे पेस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, और उसमें चार ऑप्शन होंगे, उसमें आपको याद रखना है कि ये वैरायटीज के नाम है। ब्रासिका के अंदर पूसा गौरव, फ्लैट बीन के अंदर पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, और उक्राइनी भिंडी के अंदर पूसा स्वानी एंड पूसा ए फोर। तो अच्छा, ये पूसा पूसा क्या है, आपने किसी ने पूछा नहीं अभी तक, हर जगह पूसा नाम है। कोई बता सकता है क्या? दा का नाम है सर ये हाँ, पूसा। क्या? साइंसदा का नाम है पूसा एक। कहां पर है ये जगह? मैंने ये पूछा है कि ये जो पूसा है, ये पूसा 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 पूसा, हर जगह पूसा पूसा नाम आ रहा है, तो ये पूसा है कौन? ये साइंटिस्ट है या जगह है या वैरायटी है, कौन है ये पूसा? हाँ देखो, तस्मीर ने कितने जल्दी से तो गूगल सर्च कर लिया। सही बोला तस्मीर मैंने? पूसा एक प्लेस है दिल्ली के अंदर, और उस पूसा के अंदर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। और वहां पर ये सारी रिसर्च हुई, वहां पर ये सारे तहकीकात हुई, या वो उसका सेंटर है, वहां से सारा फंडिंग होता है, वहां से सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, इसलिए उसका नाम है पूसा। ठीक है। नाउ बच्चा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी।
प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। नाउ बच्चों यहाँ पर ये जो प्लांट ब्रीडिंग का मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि ऐसे प्लांट जिनकी फूड वैल्यू या फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी क्या की जाती है, काश्त की जाती है। यानी ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन, विटामिन, नमकियात, इनकी मिकदार ज्यादा होती है, उनकी काश्त की जाती है। इस तरह के प्रोसीजर को कहा जाता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। यानी आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे प्लांट है, इनमें से बहुत सारे पौधे हैं, इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जिसके पास प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, या आप ये देखते हैं कि इनके पास नमकिया या विटामिन किसमें कौन से पौधे में ज्यादा आ रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, उन्हीं के सीड लेके आप मार्केट में बेचते हैं। उनसे फिर जो पौधे आएंगे तो ये रहेगा कि उनकी क्वालिटी अच्छी रहेंगी, फिर उससे ये रहेगा कि लोगों को खाने के लिए अच्छी चीजें मिलेंगी, लोगों को हाई प्रोटीन डाइट मिलना शुरू होगा। तो इस प्रोसीजर के करने को कहा जाता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूवमेंट क्वालिटी। और ये जो मेथड है इसको कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन, तो याद रखिए व्हाट इज मीन बाय बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन ये प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी का एक टेक्निक है। और इस टेक्निक में किया जाता है, क्या किया जाता है, इस टेक्निक में ये किया जाता है कि ऐसी फसलें जिनमें प्रोटीन, विटामिन, नमकियात इनकी मिकदार ज्यादा होती है, उनको फिर हम क्या करते हैं, काश्त करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। बच्चों अगर आपने एक बार बार आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा कि एक राइस आ रहा है ना, जिसके अंदर आयरन ज्यादा होता है। तो आपने ना गोल्डन राइस वगैरह ये नाम जो सुने होंगे आप लोगों ने। तो इसी तरह से क्या है कि कुछ वैरायटीज है, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे रेडॉक्सिन पिगमेंट वगैरह बनते हैं, याद होगा आपको। ऑक्सीन, अल्डिहाइड डेरिवेटिव सारे याद आ रहा होगा आपको, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो विटामिन ए से जो अल्डिहाइड डेरिवेटिव मिलता है रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन ए, ये विटामिन ए प्रोड्यूस करने वाले गाजर या इनसे बनाया गया पालक, तो मार्केट के अंदर ऐसे गाजर, ऐसे पालक को लेकर आया गया जिनके अंदर विटामिन ए ज्यादा है। इसी तरह से कद्दू, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है बायो फोर्टिफिकेशन। यानी इनमें से सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी पालक की फसल में, कौन सी गाजर की फसल में, कौन सी कद्दू की फसल में विटामिन ए ज्यादा मिल रहा है। फिर उन्हीं की काश्त की जाती है, उन्हीं के आगे चल के क्या करवाई जाती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है। तो उनसे जो नई वैरायटी मिलेगी उसमें भी आपको ये जो कंटेंट है उनकी मिकदार क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसी तरह से विटामिन सी, आपको मालूम है विटामिन सी की भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो विटामिन सी के लिए एक वैरायटी यानी जिसका इस्तेमाल किया गया वो है करेला। करेला के अंदर विटामिन सी, या ऐसे करेले को चुना गया जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, या सरसों, ब्रासिका, या टमाटर। तो ऐसे वैरायटीज को निकाला गया जिनके अंदर इनकी मिकदार क्या हो, ज्यादा हो। इसी तरह से आयरन और कैल्शियम रिच फूड को भी लेकर आया गया। आयरन और कैल्शियम रिच फूड को लेकर आया गया जिसके अंदर आयरन और कैल्शियम बहुत ज्यादा थी, तो वो है पालक। पालक के अंदर क्या किया गया, पालक के अंदर बायो फोर्टिफिकेशन किया गया जिसकी वजह से उसके अंदर आयरन और कैल्शियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज याद रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके क्या किया गया, फूड की क्वालिटी को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया। फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करना मतलब प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना, विटामिन के कंटेंट को बढ़ाना, और दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उनके कंटेंट को बढ़ाना। उसके लिए हम क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं।
हो गया। नाउ एक और मेथड है जिसको कहा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहा जाता है इसको? सिंगल सेल प्रोटीन। मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने भी उसको इसी तरह से लिखा है। तो कल को अगर आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत आती है तो आप वहां पर ये बात बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको इस तरह से पढ़ा हुआ है या हमने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, एग्जाम में अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो। नाउ सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? तो सिंगल सेल प्रोटीन ये अल्टरनेटिव सोर्स है। ये क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स है, या ये कहेंगे कि हमारे पास मुतबादिल, क्या है ये? मुतबादिल है। ये क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी हम क्या कह सकते हैं इसको? प्रोटीन का मुतबादिल वसाइल। प्रोटीन का ये क्या है? मुतबादिल वसाइल है। अब इंसान जो है, या हम ये कहेंगे कि इंसान के अलावा जो दूसरे जानदार भी है, इंसान भी है और दूसरे जानवर वगैरह भी है, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब प्रोटीन बहुत सारे लोगों के अंदर आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन, और जब हमने एक और चीज पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, जब हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा था उस वक्त हमने पढ़ा था कवाशियुरकर, फिर हमने पढ़ा था मैरास्मस, है ना? तो ये भी कुछ ऐसी डिसीजेज थी जिनके अंदर प्रोटीन वगैरह की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे ना। तो अब साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इंसान है, जानवर है। अब एक और चीज है कि प्रोटीन की नीड क्यों बढ़ गई? तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो जानवर है उन जानवरों की डिमांड बढ़ गई। हमारे पास लोग जानवरों का इस्तेमाल, अब जो जानवर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जानवरों को भी प्रोटीन खिलाना पड़ेगा। तो अब जानवरों को प्रोटीन खिलाना है तो इस तरह का चारा कहाँ मिलेगा? तो फिर इस तरह का चारा ढूंढ के निकालना है या उनको, तो उसकी दो वजह है। उसकी वजह ये है कि जब आप 10 से 15 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे 1 किलोग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक जानवर को, एक बैल को या गाय को या भैंस को या जो भी गोट है वगैरह वगैरह, बकरियां वगैरह, अगर उनकी हेल्थी बनाना है तो आपको उतना चारा उनको खिलाना पड़ेगा। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं कि उनको डायरेक्टली प्रोटीन देते हैं। वो प्रोटीन से क्या होगा? उनकी हाइट जल्दी बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ फास्ट होगी और वो मार्केट में ज्यादा रीसेल वैल्यू दे सकेंगे। तो इस तरह के प्रोसीजर के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? सिंगल सेल प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल प्रोटीन का, वो है स्पिरुलिना। एक माइक्रोलाइक स्ट्रक्चर है, या हम कहेंगे कि एक नीली हरी अलगी है, नीली हरी अलगी जिसको कहा जाता है स्पिरुलिना या स्पाइरुलिना। ये जो स्पाइरुलिना है ये सिंगल सेल प्रोटीन है, लेकिन ये कहां पर ग्रो कर सकता है? तो ये सीवेज वाटर में भी ग्रो कर सकता है, सीवेज यानी वेस्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पाइरुलिना को सीवेज के ऊपर, तो सीवेज तो कोई भी बाहर छोड़ ही देता है, कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो अब आपको क्या है? पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आपको ये ज्यादा अमाउंट में आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? जो कंपनी का वेस्ट मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो इंडस्ट्री, तो जो पोटैटो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है? यानी चिप्स चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री है। आप अब देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कितना चिप्स चलता है, बच्चे दिन भर में 50-60 के डब्बे खा लेते हैं। तो ये जो चिप्स इंडस्ट्री है उसमें जो पोटैटो को क्लीन करना है, पोटैटो को साफ करना, उसके बाद जो पानी निकल रहा है उस पानी के ऊपर भी ये स्पाइरुलिना क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो इस तरह से अब हमने क्या किया है? हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन को एज एन अल्टरनेटिव सोर्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर एक बड़ा काम क्या किया गया? सिंगल सेल प्रोटीन, जिसके जरिए हम प्रोटीन का क्या करते हैं? अल्टरनेट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम याद रखिए, स्पाइरुलिना।
अगर आप स्पाइरुलिना से रिलेटेड और भी बातें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट में अभी जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो स्पाइरुलिना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप देखेंगे ना डब्बे के ऊपर आता है स्पाइरुलिना, तो बहुत सारा मार्केट में इसका वैल्यू है। ना इसी तरह से एक और नाम है, एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है मिथोफिलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोप्लस मिथाइलोट्रोपस, ये भी एक बैक्टीरिया है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है सिंगल सेल प्रोटीन। तो इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोटीन कितना प्रोटीन दे सकते हैं या इनसे कितना प्रोटीन बढ़ सकता है। तो कहा जा रहा है कि 25 टन, कितना इंक्रीमेंट होगा इनकी वजह से, 5 टन तक का इनसे प्रोटीन हमको मिला हुआ है। इसी तरह से मशरूम, सिंगल सेल के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मशरूम का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, मशरूम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की वजह से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक नया प्रोसीजर बन गया जिसको कहा जाता है मशरूम कल्चर। हमारा इंडिया का बहुत बड़ा पैसा मशरूम पे गया खाने में, ठीक है, समझ गया हो गया आपको। ना तो ये एक टेक्निक है सिंगल सेल प्रोटीन। नाउ बच्चों लास्ट है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक ना ये नए जमाने के नए टेक्निक्स हैं। अगर आप 11th 12th पास कर गए और कभी आपको लगे कि यार जाने तो डॉक्टर नहीं बनने का, तो उस वक्त क्या करना, उस वक्त इस तरह के सब्जेक्ट्स लेना। यानी अब जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इसी तरह से टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, हॉर्टिकल्चर, ये आगे के फील्ड्स है। अगर आपको ऐसा कभी दिल में लगे कि यार चलो अब डॉक्टर नहीं बनना है, तो इस तरह के भी फील्ड में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास खेत है या आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हैं। सिर्फ एक एटीट्यूड की जरूरत है। वो एटीट्यूड क्या है कि आपको मार्केट की नीड को फुलफिल करना है। आप कुछ भी पढ़िए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, जो भी बनना है, तो आपके पास एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए एजुकेशन के बाद। वो है कि आपको मार्केट की नीड फुलफिल करना है, तब जाके आप अर्निंग कर सकेंगे। अदरवाइज हमारे पास ये होता है कि लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब बन जाते हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड डेवलप हो ही नहीं रहता है कमाई करने का। जबकि हमको तो ये बताया गया है कि हम अगर हमारे खानदान के ऊपर भी पैसा खर्चा करते हैं तो वो भी सदका में काउंट हो जाता है, यानी वो उसका भी हमको अज्र मिलेगा। हम हमारे वालिदैन को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छा खिला रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदार, तो उसका भी नेकी में शुमार है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ कि ये चीजें भी हमारे, इसलिए हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग हमारे पास गुर्बत में रहना भी पसंद करते हैं और भीख मांगना भी पसंद करते हैं। तो ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को आगे ऐसा लगता है कि यार हमने डॉक्टर वगैरह नहीं बनना है या डी फॉर्म बी फॉर्म नहीं करना है, तो इस तरह के फील्ड्स आपके पास खुली हुई है। ठीक है। नाउ बच्चों लास्ट टेक्निक है हमारी टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो अब तक जो हम प्रोसीजर करते आते थे उसमें हम रिवायती टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। रिवायती टेक्निक में ये करते थे कि दो प्लांट लेते थे, उनको एक दूसरे के साथ ग्राफ्टिंग करते थे और हम प्लांट ब्रीडिंग करते थे।
ना अब जो नया आया वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक। इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम जो पौधे हैं, पौधे के पौधे के फलियों, पौधे की बाफ्टों से प्लांट या पौधों को पैदा, या हम क्या कह सकते हैं उसको पैदा करना, या उनकी क्या कर सकते हैं, नमू उनकी क्या कर सकते हैं, नमू कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता था, पहले जमाने में आपको है ना एक पूरा प्लांट होना तो उसका सीड चाहिए, इस सीड को आप सॉइल में रखेंगे, फिर ये सीड जर्मिनेट होगा इस तरह से। लेकिन अब क्या करते हैं, अब ये प्लांट आपके पास है, इसका ये लीफ है, आप क्या करेंगे, इस लीफ को लेकर जाएंगे, इस लीफ को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हर टुकड़े को एज अ सीड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, एज अ सीड इस्तेमाल करेंगे। तो आप टिश्यू कल्चर लैब में जाएंगे, उस टिश्यू कल्चर लैब के अंदर आपके पास केमिकल है, और इस केमिकल के ऊपर आपने ट्यूब में रखा हुआ है, और यहाँ पर आपने उस लीफ को रख दिया। इस लीफ से आगे चल के क्या बनेगा, इस लीफ से आगे चल के बनेगा कैलस, इस लीफ से आगे चल के क्या बनेगा, कैलस चलेगा, और कैलस से फिर आप क्या करेंगे, एक प्लांट लैब के अंदर ग्रो करेंगे, आपकी लैब में एक प्लांट ग्रो करेंगे, और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर ले जाके गाड़ देंगे। तो बाद में फिर ये क्या होगा, एक बड़ा हरा भरा प्लांट बनेगा, और फिर ये आपको आगे क्या पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। तो सिंपल ये कि आपको यहाँ पर सीड का इस्तेमाल करना नहीं पड़ा, बल्कि आपने क्या किया, आपने इस पौधे के किसका इस्तेमाल किया, आपने पत्तों का इस्तेमाल किया, और पत्तों का भी नहीं बल्कि उसके टुकड़ों का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, टुकड़ों का इस्तेमाल किया, और इस टुकड़ों को आपने क्या पहुंचाया, आपने इनको पहुंचाया केमिकल, केमिकल से ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट। क्या पहुंचाया आपने उनको, न्यूट्रिएंट। आपने उनको क्या पहुंचाया, तगजिया, आपने उनको पहुंचाया हार्मोन्स, और इन हार्मोन का इस्तेमाल करके वो आगे एक कैलस में, यानी अब वो और कैलस क्या होता है वगैरह वगैरह, वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पे डिस्कशन नहीं। तो कैलस फिर उसके बाद एक छोटा सा एक्सप्लांट बनेगा, या एक छोटा सा पौधा बनेगा जो लैब में बनेगा, और इस पौधे को आप फिर कहाँ ले जाके कर देंगे, जमीन में, या आप कहाँ पर गाड़ देंगे, सॉइल में। तो इस पूरी टेक्निक में आपको कहीं पर भी सीड की नीड नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट के पास होती है टोटी पोटेंसी। क्या होती है उनके पास, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी को इस तरह से याद रखिए कि आप कहेंगे टोटल पोटेंशियल, क्या बोलेंगे आप उसको, टोटल पोटेंशियल, यानी प्लांट या पौधा उसके एक टुकड़े से पूरा एक मुकम्मल पौधा बनाने की सलाहियत रखता है। क्या रखता है वो, पूरा एक पौधा बनाने की सलाहियत रखता है, और इस सलाहियत को क्या कहा जाता है, टोटी पोटेंसी ऑफ प्लांट। तो आपने एक पत्ता लिया या एक लीफ लिया, और उसको अगर लैब में कंट्रोल कंडीशन में अगर आपने उसकी ग्रोथ करवाई, तो एक कंप्लीट पौधा आपको मिलता है, और इस सलाहियत को प्लांट की टोटी पोटेंसी कहा जाता है। तो इस टोटी पोटेंसी के जरिए आप क्या करते हैं, या इस सलाहियत की वजह से आप क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। फिर बच्चों एक और वर्ड याद रखिए, इस पे एग्जाम में सवाल भी पूछा गया। ये जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े, इन टुकड़ों को कहा जाता है एक्सप्लांट। क्या कहा जाता है इनको, एक्सप्लांट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर वो टेक्निक है जिसमें आप एक्सप्लांट, आप यहाँ टुकड़े बोलने के बजाय क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट का इस्तेमाल करके पूरा एक मुकम्मल पौधा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। और एक प्लांट को मतलब क्या है, एक्सप्लांट का मतलब होता है कि प्लांट के ऑर्गन का या प्लांट के आजा के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिनको आप टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है एक्सप्लांट। तो इसका एक और है, एक और कंसेप्ट है, वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक और टेक्निक है जिसको कहा जाता है
सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं और उस प्लांट का सेल लेते हैं, और हमको मालूम है कि जो प्लांट है, प्लांट का जो सेल है उसके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है उसके ऊपर? सेल वॉल, या जिसको हम क्या कहते हैं, फलवी दीवार। क्या होती है? फलवी दीवार। आप क्या करते हैं, इस सेल से, इस सेल से फलवी दीवार को निकाल देते हैं। फलवी दीवार को आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो आप सेल्यूलोज का ट्रीटमेंट करेंगे या प्रोटीएज का ट्रीटमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, आप फलवी दीवार से सेल वॉल को निकाल देंगे। जब आप फलवी दीवार को सेल से निकाल देते हैं, तब उसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है तब उसको? प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, खलिया बगैर खलवी दीवार के, उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट। और जब आप एक प्रोटोप्लास्ट को दूसरे प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज करते हैं, फोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं, तब उस टेक्निक को कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाता है उसको? सोमैटिक। ये जो सोमैटिक वर्ड आया, ये कहां से आया? तो हमको मालूम है कि जानदारों के अंदर दो तरह के खलिए होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है गैमेटिक। एक जिनसी खलिया होता है और एक जिस्मी होता है, जो जिस्म बनाते हैं। तो सोमैटिक खलिया बेसिकली क्या बनाते हैं? जिस्म। तो यहाँ से जो सेल आपने लिया, तो वो कौन था? कोई भी ऑर्गन का, यानी ये सेक्स या जिनसी वाले खलिए नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आप क्या करते हैं, इन प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, ये दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। तो इसका न्यूक्लियस भी, इसका न्यूक्लियस भी, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए। अब उनसे एक नया सेल बना, जिसके पास दोनों भी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है टोमेटो या टमाटर, और यहाँ पर है पोटैटो, या हम कहेंगे आलू। आप कंसिडर करिए कि आपने इनके खलिए लिए और इन खलियों को आपने फ्यूज कर दिया, तो इससे जो नया बना उसका नाम रखा है टोमेटो। क्या रख दिया आपने? टोमेटो। मतलब यहाँ से टमाटर की सलाहियत भी आ गई, यहाँ से आलू की सलाहियत भी आ गई, या हम ये कहेंगे कि यहाँ से स्टार्च मिल रहा है, यहाँ से विटामिन सी मिल रहा है। इस तरह से एक नया फ्रूट बन गया। अब आपको दो चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक ही से आपका पूरा फायदा हो सकता है। यानी आपने टोमेटो मार्केट से ला लिया और उसी को खा लिया, तो आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, उसी से आपको स्टार्च वगैरह भी मिल जाएगा। इस तरह की टेक्निक का तो उसको कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडेशन। और इस तरह से बनाया भी गया था, लेकिन इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हाँ, एक और चीज है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोपागेट, हम बोलते हैं ना प्रोपागंडा। प्रोपागंडा है ना, हम बोलते हैं प्रोपागंडा क्यों कर रहे हैं? प्रोपागंडा मतलब झूठी बात को इतना क्यों फैला रहे हो, है ना। तो इसी तरह से यानी बढ़ावा देना, इजाफा करना। तो जब आप माइक्रो प्रोग्रेशन यानी हजारों पौधे, हजारों पौधे एक फलिए से, फलिए से लेबोरेटरी में, कहां पर? लेबोरेटरी में बनाते हैं, एक खलिए से बनाते हैं, तब उस अमल को क्या कहते हैं? तब उस अमल को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो आप क्या करते हैं, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए, ये जो आपने एक लीफ लिया, इससे कैलस बना, इस कैलस को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और हर कैलस से आपको क्या मिलेगा? एक प्लांट मिलेगा। वो सारे प्लांट को आप ले आके क्या करेंगे? सॉइल में सॉक कर देंगे। तो अब क्या हो गया, आपने एक ही टुकड़े का इस्तेमाल किया और उससे कई सारे प्लांट बनाए। तो पहले आपने क्या किया था, आपने छोटी लेवल पे वो काम को किया था, और छोटी लेवल पे आपने काम को बहुत बड़ा किया था, इसलिए उसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। अब दिखेगा क्लियर? निखर, शुक्रिया आलिमा रिमाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो
यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है वो इसी यूनिट से रिलेटेड है, इसी यूनिट से रिलेटेड वो चैप्टर है, और उसमें से तकरीबन 5 से 6 सवालात किए जाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली वो इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ से रिलेटेड भी है, हमको उसको पढ़ना है। तो इंशाल्लाह वो जो चैप्टर है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल इंशाल्लाह। और दोपहर में 2 बजे मैं पेपर अपलोड करूँगा, 2 बजे पेपर अपलोड होगा, 2 बजे पेपर अपलोड होगा। और सर वो चैप्टर का दूसरा जो बड़ा काम होगा, पेपर आपको सॉल्व करना है 1 घंटे में। आपको पेपर सॉल्व करना है 1 घंटे में। आज मैं सिर्फ जूलॉजी से रिलेटेड सवाल देने वाला हूँ 45, क्योंकि 45 क्वेश्चंस में बना सका पूरा कल दिन भर बैठ के नाउ। तो 45 क्वेश्चन से रिलेटेड आज का हमारा टेस्ट रहेगा। आपको 1 घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व करना है और 1 घंटे में ही उसको सबमिट करना है। 1 घंटे के बाद किसी का भी पेपर आएगा मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज हमारा पेपर रहेगा 2 बजे से 3 बजे तक, आपको उसको सॉल्व करना है। फिर हम उसके बाद 1 घंटे का डिस्कशन करेंगे, 1.5 घंटे का जो भी सवालात वगैरह आपके हैं उस पर। तो मैं 2 बजे पेपर अपलोड कर दूंगा आज, और 3 बजे से पहले पहले मेरे को सब लोगों के रेस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। उसके बाद जिनका रेस्पॉन्स आएगा मैं उनको कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। 2 से 3, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर शाम में हम लोग डिस्कस करेंगे, दोपहर में सर नहीं वो करेंगे, चैप्टर का नाम मगरिब के क्या है? बाद। ये चैप्टर का नाम है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन सर जो कल पढ़ाने वाले आप। स्ट्रेटेजीज। वो बेटा ये पूरा टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है ये, इसमें सारे सारे चैप्टर से रिलेटेड सवाल रहेंगे। नहीं वो सर, चैप्टर भी कल रहेंगे का जो जिनको लेक्चर अभी होने वाला हमने है पढ़ा सर। नहीं है। कल जो स्टार्ट होने वाला है वो सर ह्यूमन कल। हेल्थ एंड डिजीज है, ह्यूमन ओके हेल्थ सर। एंड डिजीज। आलिमा अकबर ने देखिए कमेंट में लिखा हुआ है। चलेगा इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे पहले आप लोगों तक पेपर चले जाए, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है शाम में डाउट सेशन में। अल्लाह हाफिज।